मुझे महापुरुषों के आंदोलन को समझने और सीखने का मौका मिला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से मैं 2 बार एमएलसी रहा हूं उत्तर प्रदेश में, विधायक 12 वर्ष तक, 3 बार की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रहा है लाल बत्ती की गाड़ी, और बड़े बड़े 10 राज्यों में प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड जैसे बड़े बड़े राज्य भी शामिल हैं। 2015 तक मैं एमएलसी था। 2015 में 2 जुलाई 2015 को अंतिम बार बहन जी के पैर छूकर, उनका आशीर्वाद लेकर और जीवन में ये संकल्प लेकर कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक केवल और केवल बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस काम में लगा हूं। मेरा ये परिचय है। अभी हम सभी राज्यों में कार्यकर्ता, धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपके यहां से छत्तीसगढ़ से हुई है। इससे पहले बिहार का हो गया है संपन्न। 3 दिन से हमारा महाराष्ट्र का नागपुर में चल रहा है। आदमी हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर ले रहे हैं। मैं अभी शाम को निकल जाऊंगा, कल वहां मेरी उपस्थिति रहेगी। 12 फरवरी को हमारा 4 स्टेट का एक साथ है जम्मू कश्मीर में, जहां हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग रहेंगे। तो सवाल ये बनता है कि इस समय प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये बड़ा सवाल है। 14 जनवरी 2023 में आज हम लोग खड़े हैं और भारत की जो मूल समस्या है वर्तमान में आज, वो हमारे सामने है। मैं समझता हूं जो व्यक्ति थोड़ा भी विद्वान है, थोड़ा भी सामाजिक सोच या राजनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति है, वो बड़े ठीक से समझ सकता है कि आज देश के हालात क्या है। जो व्यक्ति सामाजिक नहीं है, जो व्यक्ति राजनीतिक नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा भी समाज के प्रति सोचता है या थोड़ी भी जानकारी समाज के प्रति रखता है, वो समझ सकता है कि आज देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये समझता है आज। क्या ये जो चित्र हमारे महापुरुषों के लगे हैं, गुरु घासीदास जी, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, ऐसे ही लगभग 150 हमारे संत गुरुओं ने पिछले 2000 वर्षों में, 2500 वर्षों में जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, या कॉलर ऊंचा करके चलने की ताकत में है। अभी गांव देहातों में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन शहर में तो कम से कम हम पूरे देश भर में हैं कि सम्मान का जीवन जी सकते हैं। क्या जिस दिशा में देश जा रहा है या जिस दिशा में लोग देश को ले जा रहे हैं, सोचना यह है, क्या ये अधिकार सुरक्षित रहने वाले हैं या ये अधिकार खत्म होने वाले हैं? ये 2 प्रश्न हम लोगों के बीच में है।
क्या हम अपने महापुरुषों की विरासत को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अथक संघर्ष के बाद जो संविधान हमको दिया, जो लोकतंत्र हमको दिया, क्या हम उसे बचाने की स्थिति में हैं अथवा नहीं है? इसमें वो सारे लोग शामिल है जो राजनीति में हैं, सामाजिक कार्य में हैं या धार्मिक कार्य में हैं। वो सारे लोग उसमें शामिल हैं। मैं भी उसमें शामिल हूं, आप सब लोग भी उसमें शामिल हैं। और देश जो हमारे बीच में नहीं है, पूरे देश के कोने कोने में बैठे हैं, SC, ST, OBC और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक में कहे जाने वाले लोग, वो सारे लोग शामिल हैं। क्या हम बचाने की स्थिति में हैं अथवा नहीं हैं? ये बड़ा कड़वा सच मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मुट्ठी भर लोग जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, उनकी जो गति है, स्पीड है, और जिस तरह से उन्होंने भारत की समस्त शक्तियों पर अपना कब्जा कर लिया है, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम बचाने में सक्षम नहीं हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं। हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं वो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। तो धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण के शिविर के माध्यम से हम लोग उन लोगों को जागरूक और संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं जो धम्म समझ गए हैं या बाबा साहब फूले साहू को समझ गए हैं। अभी जो लोग समझ गए, नहीं समझे हैं, उन पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग उन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो समझ गए हैं। प्रश्न खड़ा होता है, समझ गए तो वाकई समझ गए हैं या समझने का नाटक कर रहे हैं? और समझ गए हैं, वाकई समझ गए हैं, तो फिर जो दिशा और दशा है देश की, वो कम से कम उनकी समझ में आ जानी चाहिए। एक सवाल। दूसरा सवाल, जो समझ गए हैं, क्या वो बिना संगठित हुए, बिना एक दौर में शामिल हुए इन तमाम असमानतावादी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं बिना संगठित हुए? मैं समझता हूं नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। तो मैं 5 मिनट केवल इस पे आपको बताऊंगा। ये लिखा है धम्म। धम्मों पे बहुत बड़ी बात बताई जा सकती है, मैं लेकिन बहुत बड़ी नहीं बताऊंगा, छोटी बात बताऊंगा, मामूली से। धम्म का मतलब है नैतिक जीवन का पालन करना, नैतिक जीवन जीना। या इसको हम कह सकते हैं नैतिकता। नैतिक जीवन में जब हम नैतिक जीवन की बात करते हैं तो बड़ी जल्दी से हमारे दिमाग में आता है कि शायद इसका संबंध, नैतिकता का संबंध किससे होगा? तो नैतिकता का संबंध होगा खान पान से या व्यभिचार से। ये दो बातें बहुत जल्दी हमारे दिमाग में छूती है। नैतिकता का संबंध इन दोनों चीजों से भी है, लेकिन सबसे बड़ा संबंध किससे है? इससे पहले किससे संबंध है? इससे पहले है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में भेद नहीं समझता, छोटा बड़ा नहीं समझता, जाति वर्ण
के आधार पर किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझता। नैतिकता का सबसे पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है, जैसा जीवन में हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी अपने जीवन में अपने लिए वैसा ही चाहता है। इसका मतलब नैतिकता से है। बुद्ध और उनका धर्म जब आप पढ़ेंगे, जो बाबा साहब ने दिया है, तो उसको पढ़ने से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। बुद्ध का जो धर्म है वो आध्यात्मिक नहीं है, केवल पूजा पाठ वाला नहीं है। तो क्या है बुद्ध का धर्म? बुद्ध का धर्म है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था। 45 वर्ष जो भी बुद्ध का संघर्ष है वो केवल इस पे है। तो इसको धम्म को हम 3 भागों में लेते हैं। एक जैसे धम्म हो गया नैतिक, दूसरा इसको हम कहते हैं धम्म चक्र, ये चक्र हो गया। तीसरा हम इसको लेते हैं चलते रहना। धम्म चक्र जो है उसकी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा है नैतिक जीवन। यह हो गया धम्म। चक्र माने चलते रहना। कितना चलते रहना? कितना चलता रहने के लिए हमें धम्म चक्र में देखना होगा। 24 कड़ी हैं। धम्म चक्र जो है उसमें 24 कड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये नैतिक जीवन 24 घंटे चलता रहना चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ। छोटे संक्षिप्त में मैंने आपके बीच में रखा है। अब दूसरा हमारा आता है कार्यकर्ता। अभी अपने आप तो चलेगा नहीं। नैतिक जीवन 24 घंटे चलता रहना चाहिए। इसके लिए लोकतंत्र में किसकी जरूरत है? कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता की जरूरत है जो काम करता है। अब जो काम करता है तो कार्यकर्ता की परिभाषा क्या है? जब हम पूछते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ साहब मैं कार्य करता हूं, मैं कार्य करता हूं। तो कार्यकर्ता की परिभाषा है काम करना, समाज में काम करना, समाज के बीच में काम करना और समाज के लिए काम करना। अब काम क्या करना है? काम क्या करना है यह प्रशिक्षण में बताया जाता है। कार्यकर्ता का मतलब काम करना, 24 घंटे। दिमाग पे बात रहनी चाहिए। 24 घंटे का कार्यकर्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे का कार्यकर्ता हर कोई नहीं हो सकता। उसकी पारिवारिक मजबूरियां हैं। तो उसके बाद 24 घंटे उसके संज्ञान में, उसके ध्यान में समाज का भी रहना चाहिए। जैसे परिवार रहता है, परिवार की जरूरतें रहती हैं, परिवार की आवश्यकताएं रहती हैं, इस तरह ही समाज की आवश्यकता भी उसके दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। इस तरह से कार्य करता। अब तीसरा आता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किस चीज का? हमें करना क्या है? अज्ञान समाज को जगाना है।
समस्या क्या है हमारी? समाज अज्ञान है, समाज ज्ञानवान नहीं है। समाज ज्ञानवान नहीं है, समाज अज्ञान है। इसलिए हम बहुत बड़ी ताकत में होकर भी, बहुत बड़ी संख्या में होने के बाद भी कमजोर है। तो उसको जगाना है। जगाने के लिए हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, हथियारों का, औजार भी कह सकते हैं हम उसे। तो लोकतंत्र में जो हथियार होते हैं वो तलवार और तोप नहीं होती। लोकतंत्र में हथियार होते हैं विचार, जिसको कहा जाता है वैचारिक क्रांति। तो वैचारिक क्रांति को लाने के लिए हमें हमारे ये जो महापुरुष लगे हैं, जिनके चित्र लगे हैं, या बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके चित्र अभी यहां नहीं लगे हैं, तो उनके जीवन को हमें पढ़ना है, उनके जीवन को हमें समझना है। तीन चार पांच चीजें होती जिससे हम समझ सकते हैं। अभी बहुत सारे साथी लोग कहते हैं ना कि साहब हमें बड़ा दुख होता है, लोग बड़े अंधविश्वास में डूबे हैं, बड़ा दुख होता है। मैं उनको कहता हूं कि ये बात दुखी होने की नहीं है। दुखी होने की क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान के 5 मार्ग होते हैं, 5 रास्ते ज्ञान के होते हैं, जिनसे मनुष्य के अंदर ज्ञान आता है, ज्ञान की प्राप्ति जिससे होती है। तो 5 माध्यम कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है मां। किसी भी मनुष्य की, पुत्र हो पुत्री हो, उसकी पहली पाठशाला या पहला गुरु कौन होता है? मां। अब सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी मां ज्ञानवान है? तो मां हमारी ज्ञानवान नहीं है। ठीक। दूसरी पाठशाला होती है स्कूल। स्कूलों में जो हम पढ़ते हैं, क्या वहां हमारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। तो 2 पाठशाला फेल हो गए। तीसरी होती है साहित्य। जो साहित्य लिखे गए हैं, क्या जो साहित्य लिखे गए हैं पूरे भारत में, वो सत्य के आधार पर हैं या काल्पनिक हैं? उत्तर होगा काल्पनिक है। तीसरी पाठशाला फेल। चौथी पाठशाला होती है मीडिया, जिसे हम अखबार, टीवी, टेलीविजन कह सकते हैं। वो जो पढ़ाता है वैसा लोग पढ़ते हैं। जैसा टीवी दिखाता है लोग वैसा देखते हैं। देखते हैं ना? तो टीवी क्या दिखाता है? 8 बजे के बाद भारत के 500 टीवी चैनलों पर भी आप देखें क्या दिखाया जाता है? काल्पनिक घटनाएं। और सेंसर बोर्ड जो उसको पास करता है, सेंसर बोर्ड उसको पास करता है, उस पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? यह सीरियल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, ये पूर्णतः काल्पनिक है। ठीक। अच्छा, मैंने चश्मा लगा लगा के कई बार ये पढ़ने की कोशिश की सीरियल शुरू होने से पहले, लेकिन मैं नहीं आज तक पढ़ सका। आप लोगों ने पढ़ा है कभी?
एक 10 सेंटीमीटर की काली पट्टी सी उन्होंने डाली और खत्म। उसके बाद सीधा त्रिशूल और ये सब निकलता है। समाज अज्ञानी है, इसके लिए हमें समाज को दोषी नहीं ठहराना है, ये बताने का मेरा मतलब है। तो मीडिया, मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जितना झूठा मीडिया भारत में है, बेईमान शायद नहीं संसार में कहीं हो, है ना। अब पांचवा बचा संगति। संगति जिसे कहते हैं, धम्म चर्चा कह सकते हैं हम बुद्ध की भाषा में, या कबीर साहब और संत रविदास की भाषा में उसे सत्संग कह सकते हैं। तो वो कितना होता है हमारे यहां? ऊंट के मुंह में जीरे के समान, बहुत कम होता है। संगति भी आपको हमारी समाज की कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं प्रत्येक दिन संगति आपको ढूंढनी है कि भाई प्रत्येक दिन SC ST OBC के लोग कहां बैठते हैं, कहां मिलते जुलते हैं। तो एक जगह है, वो है शराब का ठेका। वहां प्रत्येक दिन आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन इस किस्म की संगति हमारी नहीं होती। तो ये सब करने के लिए कार्यकर्ता की जरूरत है, और कार्यकर्ता हाड़ मास का होना ही पर्याप्त नहीं है कि भई ये फला व्यक्ति, जैसे उदाहरण मैं एग्जाम्पल कर दूं, अशोक सोनवानी साहब, ये हमारे कार्यकर्ता हैं। तो ये हमारे कार्यकर्ता हैं, तो इनका कर्तव्य क्या है, इनको करना क्या है, उसका बोध होगा तभी तो काम कर पाएंगे। बंदूक चाहे जितनी अच्छी हो, यदि हम उसे चलाना नहीं जानते, निशाना लगाना नहीं जानते, तो बंदूक का काम करेगी? नहीं करेगी ना। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे देश भर में प्रशिक्षणों का आयोजन कर रहे हैं। भाषणों का नहीं, भाषण तो बहुत लोग करते हैं। भाषण देने वाला भाषण देता है और सुनने वाले ताली बजाते हैं। भाषण वाला भाषण करके अपने घर चला जाता है, ताली बजाने वाले ताली बजा के अपने घर चले जाते हैं, और फिर कभी साल 2 साल 6 महीने में मौका मिलता है, फिर हम लोग भाषण सुनते हैं, फिर हम लोग ताली बजाते हैं। यही करते हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों को सीताराम भास्कर जी, आओ जरा मेरी हेल्प करते रहो आप, ये साफ करो। तो इसके लिए हमने जो टारगेट किया है, मैं आज आपको इतिहास की बात नहीं बता रहा हूं, इतिहास की बात बताने का समय भी नहीं है। साफ हो गई। अब हमारे सामने एक करोड़ नहीं, 140 करोड़ जनता है देश की। बुद्ध की शिक्षा सबको चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए इसको धर्म नहीं कहा गया, इसको धम्म कहा गया है। तो सबको चाहिए। तो भारत की आबादी कितनी है? लगभग 140 करोड़ लोग। 140 करोड़ लोगों में हमने ये माना कि ये जो 40 करोड़ लोग हैं, ये अभी हमारी बात को नहीं मानेंगे। 40 करोड़ लोग, ये 40 करोड़ लोग कौन है? जैसे ब्राह्मण, हम उसको सोचे कि ब्राह्मण पहली लाइन में लग जाए बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए, बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जिस धर्म में है
वहां उसको ब्राह्मण होने का बहुत बड़ा फायदा है। उस धर्म की आइडियोलॉजी बताती है, उसकी किताबें बताती हैं कि ब्राह्मण ईश्वर की संतान है और वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए वो पूजनीय है। अब बताइए, इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर कोई बड़ी आसानी से आपके साथ आएगा? नहीं आएगा ना। जब वह जन्म से ही पूजनीय है, जन्म से ही उसे ईश्वर की संतान के रूप में माना गया है, तो वो बुद्ध धर्म को अपनाकर एक साधारण व्यक्ति क्यों बनना चाहेगा? बड़ी सीधी सी बात है, नहीं बनेगा। तो वो अभी बहुत जल्दी आने वाला नहीं। जिसको वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण फायदा है, वो बहुत जल्दी आपके साथ आने वाला नहीं। ठीक है। इसी तरह से मुसलमान भी बहुत जल्दी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। मैं ये मुसलमानों की आलोचना नहीं कर रहा, ना ब्राह्मणों की आलोचना कर रहा। जो सच्चाई का एक दर्शन है वो मैं आपके बीच में रखता हूं, वो भी बहुत जल्दी नहीं आने वाला। ईसाई भी हमारे साथ बहुत जल्दी आने वाला नहीं। तो ये सब मिला के हमने ये मान लिए 40 करोड़ लोग, छोड़ना नहीं है इनको, लेकिन ये पहले की लाइन में नहीं लग सकते। यदि हम पहले इनके साथ उलझ गए तो हम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले की लाइन में किसको लगाना है, किसको तैयार करना है? तो सबसे पहले हमको जो तैयार करना है वो हमारे ये 3 लोग हैं। SC, ST, OBC। ठीक है। देखिए, टारगेट होना चाहिए हमें काम कहां करना है। हमें पहले पथरीली जमीन को खोदने में और उसको उपजाऊ बनाने में अपनी ऊर्जा खत्म नहीं करनी चाहिए। पहले हमें उस जमीन पर काम करना चाहिए जो जमीन जल्दी उपज सकती है और जल्दी वो कृषि लायक बनकर तैयार हो सकती है ना। तो कौन जल्दी हो सकता है? ST, SC, OBC। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भारत में 100 करोड़ है। कितनी संख्या है? और मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, दुनिया का कोई शंकराचार्य, दुनिया का कोई ग्रंथ इन्हें हिंदू साबित नहीं कर सकता। ना ये हिंदू हैं, ना ये हिंदू थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में ये हिंदू धर्म नहीं है, ये एक षड्यंत्र है इस देश के बहुजन समाज को गुलाम और लाचार बनाए रखने का। तो हमने जब RBM बनाई तो ये तय किया, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने ये तय किया कि हमें अपना जनाधार अगर बढ़ाना है तो हमें ये नहीं देखना किसके घर में क्या रखा है। यूं तो हर घर में कुछ ना कुछ मिलेगा ही। 5000 वर्षों की विरासत की बीमारी है ये, और ये दर पीढ़ी व्यक्ति को मिली है। तो दर पीढ़ी जो बीमारी व्यक्ति को मिली है, उस बीमारी से बहुत जल्दी मुक्त हो जाए ये संभव नहीं है। हमारे लोग आज तक फेल क्यों हुए? जो पिछले 70 वर्षों से बुद्धिज्म पे काम करने वाले लोग हैं, वो सफल क्यों नहीं हुए, इसका हमने चिंतन किया। तो हमने कभी चिंता जो
सफल न हुए, उसका कारण यह था कि इन्होंने एक कैटेगरी बना दी, एक ग्रेड बना दिया। क्या ग्रेड बना दिया? इसके घर में ये है, ये खाता है, ये पीता है। तो भाई उसका जब देखा गया तो पूरा समाज 100 के 100 वैसा ही है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ हजार लाख लोग हैं जो वैसे नहीं हैं, लेकिन उनकी कोई परसेंट नहीं है, उनकी कोई संख्या नहीं है। तो यदि हम उनसे घृणा करेंगे, उनसे हम दूरी बनाएंगे, यही तो हमारा शत्रु चाहता है, यही हमारा दुश्मन चाहता है कि इनमें कभी भी आपस में भाईचारा पैदा ना हो। यही उसकी ताकत है। तो ये 100 करोड़ लोगों को हम लोगों को तैयार करना है। भास्कर जी, अब ये 100 करोड़ लोगों को तैयार करना है, तो ये होंगे कैसे? ये करने के लिए हमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इस लेवल पे हमको कार्यकर्ता तैयार करने, मिशनरी कार्यकर्ता। देखिए, कार्यकर्ता 2 प्रकार के होते हैं। एक समाज को देना चाहता है और एक समाज से लेना चाहता है। अब उसकी पहचान कैसे होगी? पहचान बहुत आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का भाषण एक है, दोनों की शब्दावली एक है, दोनों का फार्मूला एक है। दोनों कहते हैं मैं मिशन पूरा करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? मिशन पूरा करना चाहता हूं। अब ये कौन पहचाने कि वो अपना मिशन पूरा करना चाहता है कि समाज का मिशन पूरा करना चाहता है? ये बड़ी विडंबना है। इसके लिए उसके कार्यशैली से, उसके जीवन के जो कार्य है, उसके अब जो व्यवहार है, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये खुद का मिशन पूरा करना चाहता है या ये समाज का मिशन पूरा करना चाहता है। जैसे देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको मंच पर जगह नहीं मिली, तो बड़ी उम्मीद से आए थे और धीरे से चले गए उठ के। उनको कभी बाबू जी आप तो कार्यक्रम में गए थे। अरे कोई कार्यक्रम था, फालतू की बातें थी। फालतू की बात क्या थी? फालतू की बात ये थी कि उनकी तमन्ना थी कि भाई मैं जा रहा हूं तो मुझे कम से कम मंच पे बिठाला जाएगा। अब मुझे मंच पे नहीं बिठाला गया तो ये तो बताएंगे नहीं कि भाई मुझे मंच पे नहीं बिठाला गया। तो क्या बताएंगे? फालतू की बातें थी। ऐसी बातें तो करते रहते हैं लोग, बहुत सुनी हमने ऐसी बातें। एक उदाहरण बता रहा हूं, छोटी सी चीज पर उठ जाएंगे। मेरा स्वागत में नाम नहीं बोला गया, मेरे को माला नहीं पहनाई गई, तो इसका मतलब जिसने मैं लगा के बात कर दी या मैं लगा के मन में ही सोच लिया, उसका मतलब है कि वो मिशन समाज का नहीं, अपना पूरा करना चाहता है। और उसका मिशन है कि समाज उसको लीडर मान ले, समाज उसके पीछे खड़ा हो जाए, और जितना समाज उसके पीछे खड़ा हो जाए उतना ही सौदा वो दूसरों से अपना कर ले। एमएलए बनने का कर सकता है, पार्षद बनने का कर सकता है, एमपी बनने का कर सकता है। समझ रहे ना मेरी बात? तो इसमें अब हमको जो चाहिए कार्यकर्ता, जो नस्ल के चाहिए, समर्पित भाव के लोग, ऐसे लोग चाहिए जो समाज को देना चाहते हैं, समाज से कुछ लेना नहीं चाहते। जैसे माननीय कांशीराम साहब, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, या जैसे हमारे महापुरुषों के चित्र लगे हैं। इनकी पूजा हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि जीवन भर तक ये लेने की लाइन में नहीं थे, ये समाज को देने की लाइन में थे। देने के लिए ही इन्होंने अपना जीवन लगाया।
तभी तो हम इनकी पूजा करते हैं। सिद्धार्थ गौतम आज से 2500 वर्ष पहले जन्मे। कितना लंबा समय हो गया, 2500 वर्ष पहले। आज तक पूरी दुनिया में लोग इनकी पूजा करते हैं, जबकि जिनका खून हमारी नसों में है, जिनके खून से हम पैदा हुए हैं, मैं बड़ी गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम अपने चौथे नंबर के बाबा का नाम नहीं बता सकते। चौथे नंबर के बाबा का नाम बताना भी हमारे लिए संभव नहीं है, बल्कि तीसरे का बताना भी बड़ा मुश्किल होता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्या फर्क है भाई? जिनके खून से हम पैदा हुए, जिन्होंने हमें पाला पोषा बड़ा किया, जिनका खून हमारी रगों में है, उनका नाम हमें नहीं जानते। संत रविदास 600 वर्ष पहले हुए, कबीर 600 वर्ष पहले हुए, गुरुजी घासीदास जी 150-200 वर्ष पहले हुए, बुद्ध 2500 वर्ष पहले हुए। इनकी हम पूजा करते हैं। कारण क्या है? वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि जो व्यक्ति खुद के लिए जीवन जीता है या अपने परिवार के लिए जीवन जीता है, उसका कभी इतिहास में नाम दर्ज नहीं होता। जो व्यक्ति परोपकार के लिए जीवन जीता है, दूसरों के लिए जीवन जीता है, अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए लगा देता है, ऐसे ही महापुरुषों को इतिहास याद करता है। ये मतलब है कुल कहने का, मेरा समझाने का। तो इसमें हमको 5 श्रेणी तक जाना है। राष्ट्रीय स्तर, इसके लिए हमें 100 लोग चाहिए। इसके लिए हमें 100 लोग चाहिए और 100 लोगों का हम पार्लियामेंट बोर्ड बना रहे हैं। देखिए, आज तक जितनी संस्थाएं बनी वो फेल क्यों हुई? हमने उसका अध्ययन किया बड़े पैमाने पर। उसका फेल होने का कारण था कि जिसने संस्था बनाई वो संस्था से चिपक गया, अध्यक्ष पद से चिपक गया, वो बूढ़ा हो गया, 1000 बीमारियां शरीर में आ गई, लेकिन अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जब उन्होंने अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा तो लोगों ने उनको छोड़ दिया। समझ रहे कि नहीं? ये बड़ी कमजोरी हमने ढूंढी। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमने जो संविधान बनाया, उसमें नियम, जो संविधान बनाया उसमें ये नियम बनाए हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति। उसके बाद वो हमारे संरक्षक रह सकते हैं, हमारे सलाहकार रह सकते हैं, हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकते। जैसा अमेरिका का संविधान है, अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। समझ गए कि नहीं? तो हमने कहा ठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिससे बाबूजी नाराज हो जाएं। भाई ऐसे ही लगता है ना, बाबूजी नाराज नहीं हो जाए, पूरी उम्र इस काम में लगे रहे, अब थोड़ा सा बुढ़ापा बचा भी सम्मान देते रहो। अब बाबूजी को सम्मान देते रहो या समाज के सम्मान की चिंता कर लो, भाई 2 में से एक ही हो सकता है। तो हमने ये सब काम किया, तो इसके लिए 100 लोग। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि राष्ट्रीय, यदि आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपके मन में यह भाव पैदा होता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं कर सकते। आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, आपको भी हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम इतनी बड़ी ताकतों से मुकाबला कर सकते हैं। तो ये 100 लोग राज्य के लिए, सेंटर के लिए हमें चाहिए। ये मैं आप लोगों की जानकारी में डाल रहा हूं। 25 लोग हमको चाहिए राज्य के लिए। अब हम छत्तीसगढ़ में खड़े तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं।
25 लोगों की राज्य की कार्यकारिणी हमको बनानी है। ठीक है, आप लोगों में से यानी इसीलिए मैंने आदरणीय विजय बौद्ध साहब से कहा था कि कम लोग बुलाना, लेकिन बुलाना पूरे प्रदेश से, एक एक जिले से 5-5 लोग, 10-10 लोग, 4-4 लोग बुलाना, उनके बीच में ये बातें हो सके। तो हमें लक्ष्य है हमारा ये 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का। सौ करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बुद्ध के धम्म को, महापुरुषों की विचारधारा को प्रत्येक घर तक ले जाने का लक्ष्य है। तो ले जाएंगे कैसे, उसकी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, तैयारी क्या है, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अब इससे आगे हम चलते हैं मंडल, या मंडल कहते हैं, संभाग कहते हैं। ये 3 नामों से कोई नाम पुकारा जाता है पूरे देश में। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें मंडल कहते हैं, इंग्लिश में उसको कमिश्नरी भी कह लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से वहां संभाग कहा जाता है, संभाग उसकी भाषा है, यहां भी संभाग कहा जाता है। कितने संभाग हैं यहां छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग हैं। ये यहां पर के लिए हमको चाहिए 5 लोग। पांच साथी संभाग पे चाहिए, ठीक है। 5 साथी चाहिए जिला पे। समझ रहे हैं ना? अभी हम जिले तक की बात करते हैं, जाना हमको ग्राम पंचायत तक है, लेकिन अभी ग्राम पंचायत की बातें हम नहीं कर रहे, अभी जिला तक की बातें कर रहे हैं पहले, प्रथम कड़ी में। अब आगे हमको यहां चाहिए धम्म सेवक संघ। ये इतनी लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बात बताई है, या 5 नंबर तक जो आपको बताई है, ये है RBM, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। ठीक, इसके बाद जो मैंने लिखा है, ये लिखा है, सॉरी यहां तक है, ये 4 तक। एक हमने धम्म सेवक संघ का निर्माण किया है। धम्म सेवक संघ का 15 अक्टूबर 2022 को हमारा 5 दिवसीय 15वां अधिवेशन था लुम्बिनी में, जहां बुद्ध का जन्म हुआ है। वहां हमने ये धम्म सेवक संघ का निर्माण किया है। इसकी ड्यूटी क्या होगी? इसकी ड्यूटी ये होगी कि इसमें हमको युवाओं को तैयार करना है, युवाओं को हमको तैयार करना है। धम्म सेवक संघ, उनकी यूनिफॉर्म होगी, ड्रेस होगी। अभी मैं 25 जोड़ी ड्रेस ले आया हूं, आप विजय बौद्ध जी से ले लेना।
कपड़े की कीमत है उसकी 560 रुपए, ठीक है। उसकी हम उसको तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। उसकी ड्यूटी होगी सुबह शाखाएं लगाना, बुजुर्ग, युवा, नौजवान मौसम के अनुसार सुबह 5 बजे 4 बजे निकलें, अपने अपने एरियाओं में वॉकिंग, योगा जो करना है करें, और 10 मिनट वह पंचशील का झंडा लगाए अपना। 10 मिनट कोई भी एक सीनियर उपासक उनको धम्म की शिक्षा दे देगा। त्रिशरण क्या है, पंचशील क्या है, इतना बताना है, बस ज्यादा नहीं बताना, मात्र 10 सेकंड। और उसके माध्यम से आने वाले समय के लिए हमको युवाओं में धम्म का निर्माण करना है। धम्म का निर्माण मतलब उसके मन में केवल और केवल सेवा भाव हो। अगर ये सेवा भाव सीखना है तो गुरुद्वारे जाओ कभी। सिखों में है ये, चाहे जितना अमीर हो, चाहे जितना पैसे वाला हो, चाहे जितने बड़े पोस्ट पे हो, वो गुरुद्वारे में जाकर वहां ग्रंथी साहब को प्रार्थना पत्र देता है कि मुझे आज जूता रखाने में मेरी ड्यूटी लगाई जाए। समझ रहे क्या? जूता रखाने में, झूठे बर्तन मांजने में, खाना परोसने में, वहां सेवा करने में वो समझता है कि यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। ये संस्कार पहले बौद्धों में था, लेकिन जब ये संस्कार हमसे चले गए तो हम तो आज खाना खा के अपनी खुद की पत्तल नहीं उठाते, खुद की पत्तल को भी हम छोड़ देते हैं। तो ये धम्म सेवक का 18 मार्च को प्रथम अधिवेशन, पहला अधिवेशन हम लोग आगरा में करने के लिए जा रहे हैं, और उसमें जितने साथी भी आएंगे सबको ड्रेस में ही एंट्री मिलनी है। उस दिन हम सब लोग धम्म सेवक में होंगे। मैंने तो अपनी ड्रेस बनवा भी ली और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाल भी दी है। समझ रहे कि नहीं? या मैं दूसरे तरह से समझा सकता हूं कि वैसे तो उन्होंने हमारी नकल की है, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि हमें उनका नाम लेके बताना पड़ता है। आरएसएस ने जो कुछ भी चुराया है वो सब तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ से चुराया है, सारा सब कुछ उन्होंने। लेकिन आज परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमें उनका उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये साथियों मैंने आपको बताया। अब एक समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि ओबीसी समाज को कैसे तैयार किया जाए। उसकी आबादी है पूरे देश में 100 में से 52%। अब जिसकी 100 में से 52% आबादी है, वो पूरा का पूरा आज हमारे साथ नहीं है। और हम ऐसा महसूस करें कि भाई उनको बुद्ध के नाम पे हम अपने से जोड़ लें, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हमको कामयाबी मिल जाएगी। कुछ लोगों में चेतना आ रही है, कुछ पढ़े लिखे जो युवा वर्ग है या जो कुछ प्रोफेसर वगैरह हो गए हैं जिन्होंने पीएचडी कर ली, ऐसे कुछ लोगों में चेतना आ रही है, लेकिन समाज अभी बहुत दूर है ना। बाबा साहब के नाम पर भी हम चाहें कि वो हमारे साथ खड़े हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी हम लोग इसमें सफल हो जाएंगे। तो उसका करना क्या है भाई? बिना हम एससी एसटी के लोग अकेले सारे के सारे मिल जाएं तो भी हम बहुमत में नहीं आ सकते जब तक हम ओबीसी को तैयार ना करें। तो सही है ना ये बात? तो ओबीसी को तैयार करने के लिए हमने मान्यवर काशीराम साहब के जीवन का अध्ययन किया। हमने कहा ये समस्या तो उनके सामने भी थी, तो उन्होंने इसका क्या रास्ता निकाला था।
तो कांशीराम साहब ने इसका रास्ता निकाला था कि उन्होंने ये खोज की कि हमें ओबीसी के लिए बात करनी पड़ेगी। ओबीसी के हक और अधिकारों की हम बात करेंगे तो ओबीसी हमारी बात सुनेगा। पहला तरीका ये निकाला। दूसरा उन्होंने निकाला कि ओबीसी में से ही हमको लीडरशिप तैयार करनी होगी। समाज तैयार हो या ना हो, लेकिन हमको लीडर तो तैयार करने ही होंगे। तो आपने देखा होगा उस वक्त ये छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, मध्य प्रदेश में ही था। मैं मध्य प्रदेश के उदाहरण से आपको समझा देता हूं। सुखलाल कुशवाहा जी को तैयार किया, बुद्धसेन पटेल साहब को तैयार किया, भीम सिंह पटेल जी को तैयार किया, यूपी में उन्होंने वरखूराम वर्मा को तैयार किया, कई श्रीराम पाल साहब को तैयार किया, है ना, जोगीलाल प्रजापति को तैयार किया। मतलब ओबीसी में से एक एक दो दो चार चार व्यक्तियों को उन्होंने लीडर बना के तैयार किया। समाज के पीछे नहीं दौड़े, क्योंकि समाज नहीं तैयार होने वाला था बहुत जल्दी। ये सब बातें मेरा बताने का मतलब यह है कि जो आपको काम करना है वो इन्हीं पैटर्नों पे करना है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो अब लीडर जब उन्होंने तैयार किए तो लीडर को एक हाथ में पर्चा चाहिए समाज में जाने के लिए, तो उसमें समाज की बात चाहिए। तो समाज की बात चाहिए तो कांशीराम साहब ने उस वक्त की बामसेफ के माध्यम से, आज की बामसेफ के माध्यम से नहीं, जो कांशीराम साहब की बामसेफ थी उसके माध्यम से उन्होंने सारे डाटा इकट्ठे किए पूरे देश के। इस सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, उसमें ओबीसी के कितने हैं, एससी एसटी के तो मिल गए, कहीं 2 कहीं 3 4 कहीं 5, लेकिन ओबीसी आ गया 0-0। हाई कोर्ट में कितने जज हैं, एससी एसटी के तो मिल गए 1 2 3, लेकिन ओबीसी पे आ गया 0-0, है ना। केंद्र सरकार को चलाने वाले जो आईएएस हैं उसमें कितने सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो पता चला 5 एससी में आ गए, 8 एसटी में आ गए, ओबीसी 0-0। कितने विश्वविद्यालय हैं, उनमें कितने प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, एसोसिएट कितने हैं, तो सब निकालते थे। तो उसमें जहां जहां 0-0-0-0 आता था, तो ऐसा एक पर्चा बना के उस समय एक नारा निकाला माननीय कांशीराम साहब ने, और वो था मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, निकाला था ना। और सारा जो कैडर तैयार हुआ था शेड्यूल कास्ट का, बाबा साहब को मानने वाले लोगों का, खास करके उसमें विशेष रूप से जो तैयार हुए लोग थे वो महाराष्ट्र में महार और उत्तर भारत में चमार, यही ज्यादा लोग थे। बाकी दूसरे भी थे लेकिन संख्या कम थी उनकी। तो 500 लोगों की रैली होती थी साइकिल की, झंडे लगा लगा के। तो हमारे लीडर कौन होते थे जो साइकिल हम चलाते थे, मैं अपनी बता रहा हूं आपको। हमारे लीडर होते थे बाबा रामनाथ यादव, और वो अकेले ही ओबीसी होते थे। 499 कौन होते थे उनके पीछे, चमार शेड्यूल कास्ट के लोग। और वही गांव गांव में पर्चे बांटते जा रहे हैं और नारा लगाते जा रहे हैं, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पता चला कि ओबीसी की बात उठना शुरू हो गई पूरे देश में, और ऐसी उठी कि बीपी सिंह को मजबूर होकर मंडल आयोग को आधा अधूरा लागू करना पड़ा। और मुख्यमंत्री बनने के भी मौके मिल रहे थे। उससे पहला रिकॉर्ड देखो, कभी ओबीसी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था कहीं। फिर मध्य प्रदेश में उमा भारती आ गई, उत्तर प्रदेश में कल्याण जी आ गए, बिहार में भी आ गए ना। तो हमने ये सोचा कि आज की तारीख में हमें ओबीसी समाज को फ्री नहीं छोड़ना है।
कुछ ओबीसी समाज के उसी तर्ज पे लीडर तैयार करने हैं और लीडर तैयार करके फिर उनको ओबीसी समाज को तैयार करने में इस्तेमाल करना है। तो अभी बुद्ध और बाबा साहब की बात उनके बीच में हम शुरू करते हैं तो शायद वो हमारे साथ न जुड़े, मेरा ऐसा अनुमान है। आना तो वही है, अंतिम रास्ता तो वही है, लेकिन हमें उनमें प्रवेश पाने के लिए, उनके अंदर जाने के लिए तो कोई दूसरा फार्मूला अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बनाया ये सामाजिक न्याय परिषद। सामाजिक न्याय परिषद हमने बना दिया और इसका राष्ट्रीय संयोजक हमने बना दिया भैया जी साहब सिंह बघेल। ये बसपा का पुराना कैडर है, 85 से जुड़े हैं, लोकसभा चुनाव लड़े हैं, बसपा से विधानसभा चुनाव लड़े हैं। अभी दुखी परेशान घर बैठे थे। हमने कहा बघेल साहब दुखी परेशान क्यों हो रहे हो, आप ये मान लो कि एमएलए एमपी नहीं बन सकते, इतना सा फैसला कर लो। बोले साहब मैंने तो कर ही लिया, एमएलए एमपी तो छोड़ो, मैं गांव का सरपंच नहीं बन सकता, मैंने ये फैसला कर लिया। तो मैंने हमारे साथ लगो, अब बनने वाले मत बनो, अब बनाने वाले बनो। बनने वाला अकेला रह जाता है और बनाने वाला हजारों की संख्या खड़ी कर देता है कि नहीं? तो बनाने वाले बनो, हम नहीं होंगे, हमारे होंगे, क्यों साहब? ठीक है ना? तो सामाजिक न्याय परिषद के लिए भी मैं सभी से कह रहा हूं कि आप लोग भी अपने नाम देना। उसमें हम ओबीसी का ही अध्यक्ष बना रहे हैं, ओबीसी से अध्यक्ष, एससी एसटी से उपाध्यक्ष और महासचिव। क्योंकि अभी हमारे देश में जाति व्यवस्था प्रभावित है। अगर ओबीसी के व्यक्ति को एसटी का या एसटी का व्यक्ति पढ़ाने जाएगा तो मुझे लगता है कि उसकी वो पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। आ भी गई तो जो आपका शत्रु है ना, वो एक फूंक कान में मार देगा। तो क्यों भाई, ये चमार सिखाएंगे तुम्हें? तो सारी मेहनत पानी। क्यों? तो मटेरियल हमारा हो, जैसे उस समय एक्सप्लेन करता हूं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, 3 लोग मिलकर फिल्म बनाते हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। प्रोड्यूसर क्या लगाता है? पैसा। और डायरेक्टर क्या लगाता है? दिमाग। और पर्दे पर कौन दिखाई देता है? एक्टर। तो ये प्रोड्यूसर की और डायरेक्टर की भूमिका निभानी है एसटी को और एसटी को। प्रोड्यूसर की और डायरेक्टर की भूमिका किसे अदा करनी है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों को। और एक्टर किसको बनाना है? ओबीसी को। तो साहब पर्चा हम छपाएंगे, फर्श हम बिछाएंगे, लाउड स्पीकर का खर्चा हम देंगे, लोगों को इकट्ठा हम करेंगे। आप केवल आधे घंटे भाषण दे दो, सुनने वाले को यह लगे कि मुझे मेरे ही समाज का व्यक्ति बता रहा है, इसका मतलब ये सही बात है। क्यों साहब? ऐसा हम रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हैं। एक ये है, दूसरा एक हमने ये अभी लिखा था आपके सामने, सामयिक शिक्षा परिषद, इस नाम के एक संगठन का हमने गठन किया है। इसकी क्या ड्यूटी है? जिसकी बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी है। महत्वपूर्ण तो वो थी जो मैंने अभी बताई, वो भी थी, ये भी है। ये वनाम आरएसएस, हमें जो काम करना है, इससे
आरएसएस वाला काम करना है। कैसे करना है? आरएसएस ने लगभग 50,000 अपने स्कूल स्थापित कर दिए हैं पूरे भारत में, जहां वो 3 वर्ष के बच्चे से उनको वो अपनी ब्राह्मण संस्कृति, मनु संस्कृति पढ़ाते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं। और इतने बड़े दिमाग में डालते हैं, इतने बड़े पैमाने पर दिमाग में डालते हैं कि आज आप लोग टीवी पे देखते होंगे ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, झूठ को इतनी सफाई से पेश करते हैं, इतनी सफाई से पेश करते हैं कि सच वाला उनके सामने हल्का लगता है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? अब हम इतने 50,000 स्कूलों का निर्माण कर लें, ये तो अभी संभव हमारे पास है नहीं। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? तो इसका विकल्प हमको ये नजर आया कि 8 लाख करीब 8 लाख करीब स्कूल हैं हमारे देश में, एससी, एसटी और ओबीसी के। एससी, एसटी, ओबीसी समाज के 8 लाख करीब स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल, 8वीं, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, या कुछ इंटर भी है थोड़े बहुत। डिग्री कॉलेज नहीं हम लोगों के, विश्वविद्यालय भी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे वाले हैं, है ना? अनुमान हमने ये लगाया है, कोई हमारे पास डाटा नहीं है, अनुमान ये लगाया है कि भाई 7 लाख गांव और 5 लाख शहर हैं पूरे देश में, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। तो मुझे नहीं लगता कोई शहर, कोई मोहल्ला ऐसा हो जिसमें हमारे स्कूल ना हो। 1-2 स्कूल जरूर हमारे लोगों के होते हैं, गांव में भी 1-2 स्कूल होते हैं। तो हमने उसका 50% रखा है, 50 माइनस कर दिया, तो 8 लाख करीब स्कूल हैं। तो उन स्कूलों में सिलेबस तो वही रहेगा जो गवर्नमेंट तय करती है। सिलेबस तो हम अपना नहीं ला सकते, क्योंकि अपना सिलेबस लाएंगे तो बच्चा फेल हो जाएगा। जो पेपर आएगा वो तो गवर्नमेंट के सिलेबस से ही आएगा, क्यों ना? सही बात है। लेकिन हम जैसे छोटे छोटे टिप्स उनको दे सकते हैं, जैसे महापुरुषों का जीवन है, उनका जीवन परिचय की छोटी छोटी बुकें, छोटा छोटा फोल्डर हम छपा लें, और उन स्कूल के जो मालिक है, जिसे मैनेजर बोलते हैं, उन मैनेजरों का हम पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक संगठन खड़ा करें। जैसा भी हमने नाम रख दिया उसका, संबद्ध शिक्षा परिषद, है ना? और उनके माध्यम से हम ये कहें कि भाई आप बच्चों को पढ़ाते रहिए, लेकिन सप्ताह में 1 दिन 2 घंटा, सप्ताह में 1 दिन 2 घंटा आप संविधान भी उनको पढ़ाइए, आप बुद्ध और उनका धम्म भी उनको पढ़ाइए, साउथ फूले भी उनको पढ़ाइए। तो बचपन से ही ऐसा मानव नेचर है कि जो बचपन से पहली बार ये दिमाग पे जो बात लिख जाती है ना, ये जीवन के अंतिम समय तक नहीं मिटती, है ना? तो हम बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन इन स्कूलों के माध्यम से हम अपने आने वाले जो हमारा भविष्य है, किसी भी समाज का भविष्य क्या होता है? उसके बच्चे, उस समाज का भविष्य होता है। तो उनको हम मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा कुछ स्कूल में कोटेशन लिख जाएंगे, कुछ बुद्ध के लिख गए, जैसे अपना छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी को बहुत लोग मानते हैं, तो उनका कोटेशन 1-2 लिख गया, संत रविदास का लिख गया, कबीर का लिख गया। तो बच्चों के दिमाग पर अटैक करेगा ना बचपन से ही, है ना? और अधिकांश प्रार्थना में सरस्वती वंदना कराई जाती स्कूलों में। तो धीरे धीरे करके बहुत जल्दी तो नहीं होगा,
लेकिन धीरे धीरे करके हम बुद्ध वंदना कराना शुरू कर देंगे। तो अपनी जो आने वाली पीढ़ी की बुनियाद है, मैं ऐसा समझता हूं कि हम उस बुनियाद को मजबूत करने का काम शुरू कर देंगे। ठीक है ना? क्यों? ठीक है। मुझे लगता है प्लानिंग से काम करना होगा। हम केवल भाषण देते रहे, तालियां बजाते रहे, इससे कुछ भी हमारा भला होने वाला नहीं है। अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जिन साथियों के प्रश्न होंगे वो प्रश्न कर लेंगे। देखिए, एक होता है उत्सव और एक होता है आंदोलन। ये बहुत समझने वाली बात है, उत्सव और आंदोलन। हम जैसे मुझसे बहुत लोग कहते हैं, साहब आप बहुजन समाज पार्टी पे इतनी ऊंचाइयों पे थे, बहन जी के बिल्कुल राइट हैंड थे, और राजनीति से आप लोग कैसे दूर हो गए। बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूं, साहब आप भी हमारे साथ इसी काम में लगो जिसमें हम लगे। तो वो कहते हैं, साहब हम तो ये काम बहुत समय से कर रहे हैं। मैं पूछता हूं क्या कर रहे हैं? बोले, साहब हमने अपने गांव में बुद्ध विहार बनाया है, हम अम्बेडकर जयंती के अध्यक्ष हैं, है ना? ऐसा लोग बताते हैं। कोई बताता है 40 वर्षों से कर रहे हैं, कोई बताता है 50 वर्षों से कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये जो आप कर रहे हैं ये उत्सव है, उत्सव, आंदोलन नहीं। उत्सव और आंदोलन के बारे में मैं अब आपको बताऊं कि हम लोग 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते ना पूरे देश में। एक मोटे अनुमान के आधार पर मैं बता रहा हूं 10 करोड़ लोग